नमस्कार दोस्तों, बिग के टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग अव्यय जो है हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे अव्यय से पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। इसके पहले जो है अव्यय से जो है पार्ट 1 वीडियो में हम आपको जो है 34 प्रश्नों का डिस्कशन करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विभिन्न विविध परीक्षाओं में जो अव्यय से प्रश्न पूछा गया है, उन्हीं प्रश्नों के साथ हम लोग जो है अव्यय से हम लोग डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर सारा क्वेश्चंस जो है प्रीवियस क्वेश्चंस लिया गया है, ताकि आपको एक नया आइडिया भी लगेगा कि एग्ज़ाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है। तो यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक बने रहें। चलिए हम लोग पार्ट 2 से प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें आपको 34 तक बता दिए थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 नंबर देख लीजिए। 35 कह रहा है कि अरे जरा इधर तो आप में से कौन सा अव्यय है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अव्यय वह शब्द होता है जिसके रूप में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लिंग के अनुसार या कारक के अनुसार या वचन के अनुसार अव्यय में हम लोग कोई भी परिवर्तन इसमें हम लोग नहीं कर सकते हैं। अव्यय का जो होता है व्यय नहीं होगा, अव्यय जिस प्रकार से है उसी प्रकार से ये रहेगा। इसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक वाक्य लिखा गया है, अरे जरा इधर तो आ। इसमें जो है अरे क्या है, अरे जो है आपका जो है अव्यय है। क्या है जी, अव्यय है। इसके रूप में हम लोग किसी भी प्रकार से वचन के अनुसार या लिंग के अनुसार या कारक के अनुसार इसमें हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो अरे जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। और देखिएगा, अरे के बाद जो है ऐसा चिन्ह दिया हुआ है, तो इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम्यादि बोधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम्यादि बोधक। तो ये जो हो जाएगा आपका किस प्रकार का अव्यय हो जाएगा, विषम्यादि बोधक अव्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर देख लीजिएगा। 36 कह रहा है कि आहा आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द है। यहाँ पर आहा जो है किस प्रकार का ये शब्द है। तो अभी हम बताए थे कि ये जो है विषम्यादि बोधक शब्द है और इसके रूप में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार तथा कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वो क्या होता है जी, आपका अव्यय शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर 36 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो अव्यय होते हैं, अव्यय के जो होते हैं 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में डैश अव्यय पद है। वाक्य में देखना है कि कौन सा अव्यय है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है अव्यय जो है आपका हमेशा जो है ये क्या है, अव्यय है। क्योंकि इसके रूप में हम लोग कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप याद रखिएगा कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा, तो क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा जो होता है विषम्यादि बोधक अव्यय होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 38। निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात किया गया है कृदंत अव्यय का बात किया गया है। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भूतकालिक कृदंत नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृदंत अव्यय के अंतर्गत जो होता है पूर्वकालिक कृदंत आता है, तत्कालिक कृदंत आता है और पूर्ण क्रियाघोतक आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर कह रहा है कि अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें हम लोग लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन हम लोग
नहीं कर सकते हैं। जब परिवर्तन नहीं होगा तो वो जाहिर सी बात है कि आपका शब्द जो हो जाएगा अव्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, उपसर्ग जो होता है एक शब्दांश होता है। क्या होता है? उपसर्ग एक शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। और उपसर्ग जो है दो शब्दों के मेल से बना है, उपधन सर्ग के ये मेल से बना हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए कि संधि के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा संधि के 3 भेद होते हैं। कहे कि अनव्यय में कौन सी संधि है? तो याद रखिएगा अनव्यय में जो है यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है। क्योंकि हम बताए हुए हैं कि जब भी य और व के पहले आधा अक्षर मिलता है तो वहाँ पर यण स्वर संधि हो जाएगा। तो देखिए व के पहले आधा ना आया तो यहाँ पर यण स्वर संधि हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 नंबर देख लीजिए। 40 कह रहा है कि कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? अव्यय का मतलब क्या होता है कि जिन शब्दों का लिंग वचन कारक आदि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनके कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आज भी आपका अव्यय हो जाएगा, इधर भी अव्यय है, कल भी अव्यय है, लेकिन ये किसे जो है अव्यय नहीं है। ठीक है ना, इसके रूप में परिवर्तन हो सकता है तो ये अव्यय नहीं है। और ये तीनों जो है आपका जो है अव्यय के अंतर्गत आ जाएगा। और याद रखिएगा अव्यय के 4 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है? उत्तर अव्यय के भेदों से क्या है? असंगत का मतलब गलत है, सही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग बोधक नहीं होता है। ठीक है ना, विसर्ग बोधक नहीं होता है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। विसर्ग बोधक न होकर क्या होता है जी? विषम्यादि बोधक होता है। याद रखिएगा विषम्यादि बोधक होता है। और आपको हम बताए भी हुए हैं कि अव्यय के जो होते हैं 4 भेद होते हैं। चारों का नाम आप देख भी सकते हैं। पहला जो है आपका जो है क्रिया विशेषण अव्यय है, दूसरा संबंध बोधक अव्यय है, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय है और चौथा विषम्यादि बोधक अव्यय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? अव्यय का भेद नहीं है, अभी बताए थे। तो ध्यान दीजिएगा, संबंध बोधक अव्यय होता है, विषम्यादि बोधक अव्यय भी होता है, क्रिया विशेषण अव्यय भी होता है, लेकिन परिमाण बोधक अव्यय नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर कह रहा है कि वह चलते चलते रुक गया। वह चलते चलते रुक गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, रेखांकित जो है चलते चलते पर किया गया है। तो आपको हम बताए हुए हैं कि जब एक ही शब्द को 2 बार दोहराया जाए, जब एक ही शब्द को 2 बार दोहराया जाए तो वो जो होता है आपका क्रिया विशेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे कहा जाए कि धीरे धीरे, एक ही शब्द को 2 बार दोहराया गया, इसमें धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। तो याद रखिएगा एक ही शब्द को 2 बार दोहराया जाए तो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। याद रखिएगा क्रिया के 2 भेद होते हैं क्रम के आधार पर। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। 44 कह रहा है कि जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं, यानी कि कोई अव्यय शब्द होगा और किसी शब्द के बाद में लगकर उसका विशेष बल प्रदान करेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं निपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निपात बोलते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद में लगकर उससे विशेष बल प्रदान करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग निपात कहते हैं। और अव्यय क्या होता है कि जिन शब्दों के कारण अव्यय के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो। ठीक है ना, अव्यय में क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह शब्द जिसमें लिंग वचन कारक इत्यादि के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अव्यय शब्द होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 45 नंबर देख लीजिए। ऐसा लगा मानो बम फटा हो,
वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है स्वरूप बोधक अव्यय हो जाएगा। 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर कह रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो परिमाणवाचक कौन सा है? तो ये अत्यंत जो है क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। 46 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47। हिन हिनाना शब्द है। तो हिनाना जो है आपका जो है क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। सीमा ने कल डैश काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन कीजिए। तो आपको बताया था कि निपात क्या होता है, इसमें निपात भरना है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन यहाँ पर भर के देख सकते हैं। जैसे सीमा ने कल ही काम नहीं किया था, तो क्या ये सही होगा? नहीं। सीमा ने मात्र काम नहीं किया था, ये भी सही नहीं होगा। सीमा ने कल भर काम नहीं, ये भी सही नहीं होगा। ये भी जो होगा इसमें रखेंगे, देखिए सीमा ने कल भी काम नहीं किया था, तो इसको रखने से वाक्य सटीक भी हो रहा है और हमारा भी जो है निपात भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 भी भरने वाला है। कह रहा है कि कैसा चांद डैश सुंदर चेहरा है। कैसा चांद डैश सुंदर चेहरा है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। निपात जो होता है ये बल देने के लिए आता है, विशेष बल देता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग भरते हैं पहला ऑप्शन साफ, यानी कि कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सटीक भी वाक्य आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 50। बढ़ई ने मेज डैश बनाई है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ठीक अगर रखते हैं तो क्या होगा देखते हैं। बढ़ई ने मेज ठीक बनाई है, तो अब ये सटीक बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। सरस्वती विद्यालय 12वीं कक्षा डैश है, तो 12वीं कक्षा तक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 नंबर देखिएगा। केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता, इस वाक्य में उचित निपात को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें निपात कौन सा हो जाएगा? तो आपको हम निपात के बारे में क्या बताए थे कि जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं, क्या करते हैं? विशेष बल प्रदान करते हैं वाक्य में लगकर, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? निपात बोलते हैं। देखिए यहाँ पर केवल जो शब्द आया हुआ है वो जो है आपका निपात है, क्योंकि ये विशेष बल केवल क्या कर रहा है? प्रदान कर रहा है। भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता, ये आपका वाक्य है, लेकिन यहाँ निपात लग गया है जो विशेष बल दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हैं। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 नंबर देख लीजिए। 53 कह रहा है कि शिक्षा डैश मनुष्य को ऊपर उठाती है। शिक्षा डैश मनुष्य को ऊपर उठाती है, इस वाक्य में उचित निपात को बताएं। तो यहाँ पर देखिएगा मात्र अगर भरते हैं तो शिक्षा मात्र मनुष्य को ऊपर उठाती है, तो ये वाक्य को सटीक कर देता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 नंबर कह रहा है कि वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य। रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? तो इसको पढ़ने पर जो है क्या बोध हुआ जी? हर्ष का बोध हुआ, खुशी का बोध हुआ। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है हर्ष बोधक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 नंबर। मुंबई के निकट पुणे है, रेखांकित शब्द क्या है? मुंबई के निकट पुणे है, इसमें जो रेखांकित शब्द ये निकट है, ये आपको बताना है क्या है। ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका संबंध सूचक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 56। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंध वाचक शब्द बताएं।
तो इसमें जो है संबंधवाचक शब्द जो है आगे जो है आपका क्या है, संबंधवाचक शब्द है, और ये आगे अव्यय भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी जो होगा सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 57 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताएं। तो यहाँ पर जो है और जो है ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विषमयादि बोधक शब्द बताना है। तो इसके पहले ऐसा चिन्ह के पहले, इस चिन्ह के पहले अगर कोई शब्द दिया रहता है तो वही जो होता है विषमयादि बोधक हो जाता है। तो यहाँ पर हाय जो होगा आपका विषमयादि बोधक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। कह रहा है कि जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं। कह रहा है कि जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उन्हें हम लोग बोलते हैं समुच्चय बोधक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। कह रहा है कि जिन शब्दों का प्रयोग वाच्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि बल प्रदान करने के लिए होता है, लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं। तो इसी से समझ में आ गया कि यहाँ बल प्रदान करने के लिए यहाँ पर कह रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो आंसर हो जाएगा निपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 नंबर देख लीजिए। 61 नंबर कह रहा है कि मानव भावों को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं। यानी कि मनोभावों का मतलब क्या हुआ कि मन के भावों को जो प्रकट करता है। तो मन के भावों को प्रकट कौन करता है, तो विषमयादि बोधक अव्यय करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी से हर्ष का बोध होता है, आश्चर्य का बोध होता है, शोक का बोध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है। कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें जो है यौगिक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए। 63 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, गलत हो जाएगा। वह काली गाय घास चर रही, इसमें भी नहीं है। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, इसमें भी नहीं है। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें जो है आपका क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। कह रहा है कि वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं। तो अभी बताए थे कि जोड़ने वाला जो भी शब्द होगा वो जो होगा आपका समुच्चय बोधक शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर देख लेते हैं। 65 कह रहा है कि वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा थोड़ा जो है कौन सा क्रिया विशेषण है। ये वाला थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है। तो थोड़ा से क्या पता चल रहा है, परिमाण का बोध हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन 66। वह लाचार है क्योंकि वह बहरा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो ध्यान दीजिएगा, वह लाचार है, कारण बताया जा रहा है क्योंकि वह बहरा है। बहरा है तो क्या है, लाचार है, यानी कारण बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कालवाचक, कालवाचक का मतलब कि समय का बोध कराए। किसका बोध कराए, समय का बोध कराए। कालवाचक अव्यय नहीं है, आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है तक जो है कालवाचक नहीं है, अव्यय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग आज का जो है लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से तुलनात्मक अव्यय नहीं है। तुलनात्मक अव्यय नहीं है, ध्यान रखिएगा।
अपेक्षा जो है तुलनात्मक अव्यय है, सामने जो है ये भी तुलनात्मक अव्यय है, ठीक है ना। वनिवस्त, वनिवस्त भी आपका तुलनात्मक अव्यय माना गया है, लेकिन भर जो है तुलनात्मक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, भले ही ये क्या है जी, अव्यय है, लेकिन तुलनावाचक वाला नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हैं। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके आप बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।